अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। सर एक टेक्निकल चीज़ ज़रा, और टेक्टिकल मैं कह सकूं तो ज़्यादा, ये अभी जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद और इनके कमांडर ने कहा जी ये इनके पास अगर मिसाइल है, इनको फ़ख्र है, हम तो वो खुल के कह रहा है हम तो दहशतगर्द भेजेंगे, और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद का भी यही तकरीबन मानना है। इसको कैसे हैंडल करना है? पहला सवाल क्या खड़ा होता है? पहले ये खड़ा होता है कि आप अपने उन तमाम इलीगल रहने वाले अफगान रिफ्यूजीज को निकालें इस मुल्क से, और बाकी जो अफगानी भी रह रहे हैं या जो आपके क्रिमिनल्स हैं या जो आपको रिलीजियो रिलेटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी आप जियो टैगिंग करें और उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म की सर्वेलेंस रिलेट करें। उसके साथ साथ वो जगहें या वो जगह जहां से ये चीजें जनरेट हो रही है, वो कैंप्स, जो कैंप वहां भी अफगानिस्तान के अंदर कैंप्स जो है वो बाई नेम मौजूद है। मौलवी अब्बास का कैंप, मौलवी इब्राहिम का कैंप, फलाना ट्रेनिंग सेंटर, फलाना ट्रेनिंग सेंटर, और पाकिस्तान ने ये ट्रेनिंग सेंटर मार्क करके अफगानिस्तान को एक मैप पे प्रोवाइड किए थे। तो बिफोर दी दुश्मन स्ट्राइक थ्रू, इस किस्म की चीजों में प्रिंसिपल ये होता है, असूल ये रखा जाता है कि इससे पहले कि आपका एडवर्सरी आपको हिट करे, आप इनिशिएटिव लेके अपने एडवर्सरी को हिट करें। और जब उन्होंने ये कह दिया, जब अफगानिस्तान के लोगों ने कह दिया कि हमारे पास दहशतगर्द बम्बर मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है ना। कल रशिया की जो रिपोर्ट आई है कि 30,000 दहशतगर्द मौजूद है, यूएन की जो रिपोर्ट आई है कि 33 तंजीमें पल रही है, मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट आई है कि वहां पे दाइश पल रही है, वहां पे टीटीपी पल रही है, वहां पे जो मजलिस अरार पल रही है, वहां पे अलकायदा पल रही। ये रिपोर्ट आई अभी रशिया की कि अलकायदा जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज सही कर बात रही है है। सर। 23 से 24 हज़ार वो दहशत गर्द और उनकी कई महफूज पना गाहें, और पूरी दुनिया कह रही है, 6 उन ममालिक जो बिल्कुल खित्ते के हैं, उन्होंने तो एयर स्ट्राइक को भी ठीक, उन्होंने कहा कि इसको मजीद और बेहतर रखना है। और मेरा ख्याल है अब यही टाइम है कि अब ये हमें पता है, सब कुछ है, अब गवर्नमेंट को फैसला लेना है। हम ज़ाहिर है कब तक हमारे जवान अपनी कुर्बानियाँ देते रहे, सिविलियंस कुर्बानियाँ देते रहे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी डिटेल डिस्कशन की सारे मैटर पे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि ज़रा ब्रेक से वापस आएंगे, हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स में तरमीम के लिए मुजवज़ा कानून साजी जो होने जा रही है, उस पर जो FPCCI के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने काफ़ी तशवीश का इजहार किया है। उसके बाद ज़रा चेंबर ऑफ कॉमर्स मुख्तलिफ, वहाँ से भी कुछ राय सामने आई, वो भी इस पर खुश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए मुश्किल बनी हुई हैं। एक, हमने FBR उसके सिस्टम पॉइंट ऑफ सेल को लेकर बड़े सारे मामला थे। फिर कुछ कानून बन गया कि जी जहाँ जहाँ पर बड़े बिजनेस हो रहे होंगे, लेन देन हो रही होगी, वहाँ पर FBR के लोग बैठेंगे, उसको भी बिजनेस कम्युनिटी ने रद्द कर दिया। फिर FBR को लेकर मुख्तलिफ चीज़ें, टैक्सेशन, सहल आसानी, रिटर्न्स, बहुत सारे मामला हैं। इस पर मामले पर भी बात करेंगे, बिजनेस कम्युनिटी क्या सोचती है। पाकिस्तान में जो लोकली बिजनेसमैन है वो क्यों नहीं आजकल इनकरेज हो रहा है, या कोई गवर्नमेंट लेवल पर कोई ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं देखने को मिल रही कि उसको हौसला दिया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए। SME सेक्टर ना होने के बराबर है। ये बेहतर वक्त था जब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स बाहर गई थी, वापस गई थी, वो भी टैक्सेशन के मामलों को लेकर गई थी, उसका बड़ा पेचीदा निज़ाम बना दिया था। वो हमारे यहीं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब बताकर गए थे कि 100 रुपया कमाएँ, 60 रुपये आप दे दें, 40 रुपया तो कोई भी नहीं रखना चाहेगा, और उन्होंने सैलरीज भी देनी हैं, दीगर मामलात भी हैं, ऑफिस भी होल्ड कर दें। तो ये बेहतर टाइम था कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते, SME सेक्टर को सपोर्ट करते, और जो हम सब्सिडीज़ बड़े बड़े सेक्टर्स को देते हैं उठाकर छोटे सेक्टर को देते, तो शायद वो चीज़ें प्रोड्यूस हो जाती हैं जो बाहर से रॉ मटेरियल की शेप में पाकिस्तान मंगवाई जाती हैं, जिसके बाद महंगी बिजली, महंगी गैस का मसला सामने आता है, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती है, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी चीज़ को मार्केट करना मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों पर, और हमारा सर्कुलर डेट कैसे फिक्स हो रहा है, फिर बढ़ता चला जा रहा है, कर्ज लिए थे ठीक करने को और बिलों में लग के आ रहा है। फिर उसके बाद सोलर कोई पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं है, सोलर के लिए दोबारा से नेट मीटरिंग के मामला सर उठाने लगे हैं। ये सारी चीज़ों को देखते हुए IMF का ये जो अब अगला पैकेज हमने लेना है, उसका भी एक जायज़ा मिशन जो है पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, मुआशी आदाब पर तफसीली बातचीत हो रही है, और फिर गवर्नमेंट लेवल पर जो सारी मशीनरी है उसके अखराजात ये क्यों कम नहीं हो पा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सूबाई लेवल क्या है, सूबों की क्या जिम्मेदारी है, विफाक की क्या है, इन सब पर बात करने के लिए डॉक्टर आयमा मेहदी माहिर मैशत है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राजा अमीर इकबाल साहब साबिक सदर रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हैं, माहिर मैशत भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आपने ज्वाइन किया। राजा अमीर इकबाल साहब, इस वक्त सिचुएशन जो पहले ज़रा हम ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, इसमें तरमीम
के लिए एक बिल लाया जा रहा है, बड़ी बिजनेस कम्युनिटी इसको रेजिस्टेंस दिखा रही है, वजूहात क्या है, क्या परेशानी है बिजनेस कम्युनिटी को इन सारी चीज़ों से? थैंक यू वेरी मच खोखर साहब, आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल किया है। इसका मैं जवाब यूँ दूंगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चैम्बर्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। एक वक्त था ये डिवीज़न लेवल से, इवन रावलपिंडी चैम्बर को देख लें तो पूरा केपी के उसमें शामिल था, गिलगित बल्दिस्तान का एरिया शामिल था, और ये गुजरात तक जाता था एरिया इसका। लेकिन वक्त के साथ साथ वो कम होते होते डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ गया। अच्छा, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। चलें, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो मसाइल होते हैं कोई लोकल आपके, वो आप रिज़ॉल्व डीसी साहब के साथ या आरपीओ के लेवल के ऊपर, सीपीओ के लेवल के ऊपर आप रिज़ॉल्व करवा लेते हैं। लेकिन असल जो काम चैम्बर्स का है वो पॉलिसी मेकिंग में है। वो एक्चुअली ब्रिज है आपका, जो स्टेक होल्डर और गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ होता है, आपकी हुकूमत के मिनिस्टर्स के साथ होता है, आपकी बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ होता है। जिस वक्त आप उसको इतना नीचे लेवल पे ले जाएंगे तो फिर वो अफादियत इसलिए ख़त्म हो जाती है कि अगर आप इसको फ़र्ज़ किया, जैसे वो कह रहे हैं ये तो सब तहसील के लेवल पे भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये बताइए कि फिर किस चैम्बर की बात की अहमियत होगी। अभी हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे बात करते हैं, इस वक्त रावलपिंडी चैम्बर में 13,000 से ऊपर की मेंबरशिप है। सो जब एक सदर बैठ के 13,000 लोगों के बिहाफ या कंपनीज के बिहाफ या कॉरपोरेट और प्लस जो आपके छोटे शॉपकीपर भी उसमें शामिल हैं उनके बिहाफ पे एफबीआर से बात करता है या किसी और डिपार्टमेंट से बात करता है, तो उस बात का एक इम्पेक्ट होता है। अब अगर आप इसको बहुत छोटे लेवल पर ले जाएंगे तो 200 मेंबर होंगे आपके, कहीं 300 होंगे, तो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। फिर ये डिवाइड एंड रूल की इतनी पॉलिसी ख़राब होगी कि पहले ही हमारा गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो पॉलिसी मेकिंग है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, इकॉनमी से रिलेटेड पॉलिसी हो, किसी किस्म की भी पॉलिसी में जब हम इनपुट देते हैं तो उसको उतनी वेटेज नहीं दी जाती है। तो अगर हम बहुत नीचे लेवल पे ले जाएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही आपकी हैसियत कोई नहीं रहेगी। देखें, चैम्बर्स का जो असल काम है वो फोकस हमें करना चाहिए, वो पॉलिसी मेकिंग में हुकूमत को असिस्ट करना है। तो जिस वक्त एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा होता है, एक बड़ा ताजर बैठा होता है, उसके साथ एक छोटा ताजर भी होता है, एक छोटा एसएमई से रिलेटेड कारखाने का मालिक भी होता है, जब ये सारे इकट्ठे बैठते हैं चैम्बर्स में, जब हम वर्कशॉप्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, बजट आ रहा होता है, उसके ऊपर हम अपने टैक्स से रिलेटेड जो हमने अपने एक्सपर्ट्स बैठाए होते हैं चैम्बर के अंदर, आपको पता है जैसे रावलपिंडी में इस वक्त आरसीसीआई थिंक टैंक ऑन इकॉनमी हमने बनाया हुआ है, जिसको मैं भी देख रहा हूँ उसको एज ए वाइस चेयरमैन। तो हम उस सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, पल्स ले रहे होते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि पूरे सूबे की और फिर पूरे पाकिस्तान की, और उसको हम लिंक कर रहे होते हैं इंटरनेशनली के रीजन के मामलात कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी अगर ये काम हम नहीं कर पाए, और अगर हमने कर लिए तो आपकी एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा। जब आप बहुत छोटे लेवल पे चले जाएंगे तो फिर ये काम बिल्कुल रुक जाएगा। जो आपकी ब्रेन नर्चरिंग है, जो आप एक फीडबैक देते हैं, वो आप ख़त्म कर लेंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिस तरीके से सब चैम्बर्स ने, लबैक का फेडरेशन, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, सदर आतिफ शेख साहब ने बड़ा वाज़े क्लियर इस पे पैगाम दिया है और हमसे भी बात उनकी हुई है। ग्रुप लीडर हमारे सोहेल साहब और बाकी सीनियर सारों ने बैठ के इसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया। तो हम इस चीज़ पे बिल्कुल मुतफिक हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे ये बहुत ज़्यादा ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा किया, हमें ज़रा डिटेल बता दिया कि ये जो तरमीमी बिल रूल्स 2013 है, इसमें क्या तरमीम हो रही है, इसको डिस्ट्रिक्ट से भी नीचे लेवल पे ले जाएंगे, तहसील सतह पे ले जाएंगे, तो चेंबर ऑफ कॉमर्स की वक़्त क्या रहेगी, वो जो स्मॉल चेंबर हैं उनका क्या फिर रोल रह जाएगा, कुछ समझ से बाहर हो जाएंगी चीज़ें, बहुत मिक्स एंड मैच हो जाएंगी। शेख मोहम्मद इब्राहिम माहिर मैशत है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच सर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। आयमा, पहले ज़रा आपसे, फिर मैं शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब की तरफ जाऊँगा। ये एक और तरमीम के साथ मामला ये बन रहा है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसकी एक जिम्मेदारी है, जिसके 13,000 मेंबर्स हैं, ताजिर बरादरी की वो वाहिद एक आवाज़ है, वो पहले दबाव का शिकार है, फिर इसमें और तरमीम करके और इसकी डिवीजन कर दें और निचली सतह तक ले जाएं, उनके ख्याल में ये आवाज़ मौसर तरीके से उठ ही नहीं पाएगी और फिर पता नहीं कितने चेंबर बन जाएंगे, कौन किसकी बात करेगा, पिंडी के अंदर ही
फिर 3 चेंबर या 4 बन जाते हैं, कराची इतना बड़ा है वहाँ बन जाते हैं, तो कैसे चलेंगी ये चीज़ें? इसको कुछ सोच समझ के तो चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सलाम। देखें, अगर आप बात करते हैं फॉर एग्जांपल ये जितनी भी ये एसोसिएशंस बनती हैं, दीज आर फॉर द राइट्स ऑफ द बिजनेसमैन या कम्युनिटी या जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इनकी एक ऑटोनॉमी होती है जिसको एक बहुत खास तरीके से मेजर किया जाता है, जिसका कोई इम्पैक्ट हो फाइनल डिसीजंस पे। आप उसको जितना तोड़ तोड़ के नीचे लेके जाएंगे उतनी ज्यादा डिफरेंट वॉइसेस होंगी और डिसीजन मेकिंग में मुश्किल होगी, क्योंकि हर जगह का जो चेंबर है या कोई भी कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उनके डिफरेंट डिसीजन होंगे, तो उनको कोलूड करके और उनका कोई इम्पैक्टफुल आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि इतने छोटे लेवल पे कोई चेंबर्स हो, बल्कि आई वुड से कि इनको साइज इंक्रीज करना चाहिए, ताकि जितना एरिया कवर हो रहा है विद इन वन चेंबर, दैट शुड बी इंक्रीज इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट। डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि पावर कम करना चाहते हैं, और जब ताजिर की पावर कम होगी, उनकी आवाज कम सुनी जाएगी, तो आपकी बिजनेस कम्युनिटी क्या, आपका बिजनेस क्या, आपकी आउटपुट ग्रोथ, हर चीज नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन, और इसके ऊपर स्टिक ऑन करना चाहिए कि नहीं, हम इसको कम नहीं कर सकते। एंड रावलपिंडी से भी इंक्रीज, आई थिंक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इर्द गिर्द के जितने जिले हैं, अब तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, आबादी, हर चीज इतनी बढ़ गई है, इसको इंक्रीज करना चाहिए बजाय इसके कि डिक्रीज करें। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग और कोई भी इम्पैक्टफुल आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारी ताजिर बरादरी के लिए। ठीक हो गया। शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब, ज़रा ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, इसमें तरमीम, इसका जो बिल 2013 में तरमीम का पास करने के लिए पेश किया जा रहा है, कुछ कहेंगे इस पे, कहना चाहेंगे? जी जी, देखिए, एक तो पहले भी बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस वैसे ही बनती जा रही हैं। हर जो मेजर सेक्टर है उसमें अपनी एसोसिएशन बना, अवाम है, अपटमा है और बहुत सारा है। तो ये जो चैम्बर जो हैं वो इस वक्त सिर्फ जो एक कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एसोसिएशंस या इंडस्ट्रियलिस्ट या नहीं है या ट्रेडर्स के को नुमाइंदा है, और ट्रेडर्स भी अब बहुत ज़्यादा अंजुमने और इस तरह से बना के पहले ही जो है डिवीजन का शिकार है। ये जो कदम है ये ताजिर बरादरी को और ज़्यादा डिवाइड कर देगा, और जितने भी एरियाज हैं, जैसे लाहौर के साथ ही आप एक शेखुपुरा रोड है, जीटी रोड है, अब वहाँ पे आप लाहौर से आप गुजरावाला की तरफ ही अगर आप ट्रैवल कर ले तो दो मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज मिल जाते हैं आपको, एक शेखुपुरा से की दूध का है और एक लाहौर की दूध का है। तो इतना ज़्यादा हो जाएगा ये डिवीजन कि ये किसी भी तरह से गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा, और हर एक के मफादात मुख्तलिफ हो जाएंगे और लोग अपनी बात ज़्यादा करेंगे। इसको जैसे चल रहा है मेरे ख्याल में ये बेहतर है, और इसको मजीद छोटा करना चाहिए। बल्कि ये जो आम तौर पे ये जो मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर एसोसिएशन बनती है ना, इसको भी ख़त्म किया जाए। जो बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडस्ट्री का खामखा से बीच में 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट को डाल के और अपनी एसोसिएशन रजिस्टर करा लेते हैं। ये आपने ये बात भी थी, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाह रहे हैं मेरा ख्याल है राजा अमीर इकबाल साहब। जी जी, मैं एक बात तो वाज़े कर दूं, बिकॉज कुछ ऑडियंस को शायद ये ना पता हो, जो चैम्बर्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एक एक्ट के नीचे रजिस्टर्ड होते हैं, और उसको डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखता है एक्चुअली, और वो कॉमर्स डिपार्टमेंट के साथ बैठते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। हम जितने भी चैम्बर्स के मेंबर होते हैं वो एक्टिव टैक्स पेयर होते हैं। जो एसोसिएशंस की बात ये कर रहे हैं उसमें कोई टैक्स पेयर होना ना होना उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसकी कोई रजिस्ट्रेशन एज सच नहीं होता है। इंडिया में इस वक्त सूबे के लेवल के ऊपर चैम्बर्स काम कर रहे हैं, डिवीज़न 2-2, 3-3, 4-4 डिवीजन्स के लेवल पे काम करते हैं। ये जैसे बाकी दोस्तों ने कहा है, मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ कि जैसे इसको आप छोटा करते जाएंगे तो आप देखें, अभी हम तकरीबन इस साल मार्च में 14,000 मेंबर पिंडी चैम्बर के बन जाएंगे। तो 14,000 मेंबर्स को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी जगह पे आप 3,000 ले लेंगे, किसी जगह पे 2,000 ले लेंगे, किसी जगह पे आप 2,500 ले लेंगे। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में एक तो कंसेंसस नहीं बनता है, दूसरा जैसे जैसे ये नीचे जाएगा तो इसकी अफादियत इसलिए ख़त्म होगी कि आपके वो रिसोर्सेज नहीं रहते हैं। जब आप रिसोर्सेज चाहिए, कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, अभी हम जैसे इकॉनमी के ऊपर एक थिंक टैंक चला रहे हैं या हम बाकी सेमिनार्स करते हैं, तो हमें कोई हुकूमत तो पैसे नहीं देती है ना, हम अपनी एक्टिविटीज से करते हैं। अच्छा, इससे डेटाबेस भी तबाह होगा, डेटाबेस भी आपका तबाह होगा, और फिर वो अफादियत नहीं रहती है जो चैम्बर्स की होती है।
देखिए, चैम्बर एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, वो कोई पॉलिटिकल किसी चीज़ में नहीं पड़ता है, वो किसी जगह पे कोई यानी हमारा और ट्रेडर एसोसिएशन का जो बेसिक फ़र्क वो ये है कि शटर डाउन स्ट्राइक हम नहीं करते हैं, हम बिल्कुल न्यूट्रल पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं। तो जब उसको बहुत नीचे लेवल पे आप ले जाएंगे तो होगा ये कि शटल डाउन वाला काम जो है वो चैम्बर्स में भी चला जाएगा, जिससे चैम्बर्स की अफादियत बिल्कुल ख़त्म कर देंगे आप। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा, एक तो चेंबर्स के मामला बड़े ज़रूरी थे, ये डिस्कस करना भी ज़रूरी था। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो मसाइल हैं उसमें बड़ा मसला बिजली का महंगे होना था। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट ने और तहलका मचा दिया है कि ये जो बिजली की तकसीमकार कंपनीज है, डिस्कोज हैं, ये सारे इन्होंने कौमी ख़जाने को 472 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। अच्छा, ये रिपोर्ट बता रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट बता रही है 2024-25 के दौरान जो तरसीली और तकसीमी यानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो निज़ाम है उसके नुकसान का तो तखमीना है वही 265 बिलियन है, 265 अरब। ये एक नया मामला सामने आ रहा है। आयमा, चूँकि ये आपका सब्जेक्ट भी है तो मैं चाहूँगा इस पर ज़रा हम बात करें। एक तरफ हम सर्कुलर डेट फिक्स करना चाहते हैं जिसमें लोन लिया वो मैं पे कर रहा हूँ, अमीर इकबाल साहब हैं, इब्राहिम साहब हैं, हमारे बिलों में वो सब कुछ पे हो रहा है। दूसरी तरफ ये जो तकसीमकार कंपनीज हैं, ये जो डिस्कोज हैं, ये नुकसान कर रहे हैं, ये भी अब मैं पे करूँगा। ये कैसे मैनेज करना है इसको? देखिए, अराउंड मैं 395 भी नहीं कहूंगी, 400 बिलियन रुपीस का पाकिस्तान को सिर्फ दिस फाइनेंशियल ईयर 2025 से अब तक 26 में नुकसान हो चुका है डिस्कोस की वजह से। इसका मसला ये हुआ है कि जब सोलर पैनल्स आना शुरू हुए तो नेट मीटरिंग के ऊपर इन्होंने लगा दिया कि आप सोलर पैनल लाएं, नेट मीटरिंग करें। ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन चली गई थी रेंटल पावर प्लांट्स की वजह से कि हमें नेट मीटरिंग पे जाना ही नहीं चाहिए था। नेट मीटरिंग का मतलब ये है कि जो घरों में भी एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम सिस्टम को बेच रहे थे, यानी कि डिस्कोस है वो तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ठीक है, जो उनके पास भी एक्सेस आ गई, पीछे से भी एक्सेस आ रही है, आप रेंटल पावर प्लांट्स को भी टर्न डाउन कर रहे हैं, उनको भी पैसे दे रहे हैं क्योंकि उनकी फिक्स चार्जेस आपने लेने हैं। फिर उसके बाद जो घर वाले भी बेच रहे हैं सिस्टम को, उनको भी आप पैसे दे रहे हैं और उनके बिल कम आ रहे हैं क्योंकि वो नेट आउट हो रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से अराउंड 400 बिलियन का पिछले 12 to 16 मंथ्स में पाकिस्तान को खसारा हुआ है। अब उन्होंने कहा हम नेट बिलिंग करेंगे। अब नेट बिलिंग का मकसद क्या है? नेट बिलिंग का मकसद ये है कि अगर आप गवर्नमेंट की पैदावार की बिजली लेते हैं वो आपकी 60 रुपीज की है। तो जब नेट मीटरिंग थी, नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में फर्क है। तो जब नेट मीटरिंग थी तो हम उनको ग्रिड को बेच भी जो है वो खरीद हम ज्यादा पे रहे थे 60 रुपीज पे और हम बेच भी उनको 60 पे थे। अब जो नेट बिलिंग है उसमें ये होगा कि आप बेचेंगे कम पैसों पे, इट इज अराउंड 20 या 25 डॉलर्स कह रही हूँ, रुपीज गवर्नमेंट ने कहा था, उस पे हम आपसे खरीदेंगे। लेकिन अगर आप घर वाले यूज करें या बिजनेसेस यूज करें तो दे विल स्टिल कंटिन्यू टू यूज एट 60। अब जैसे ही नेट बिलिंग का आया, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हुए हैं और जितने भी अमीर लोगों ने ही लगाए हुए हैं, उन्होंने सोचा कि ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा खसारा हो जाएगा कि अगर हमने ग्रिड से यूज की तो हम महंगी करेंगे, हमारी ये सस्ती खरीद रहे हैं। तो वो 2-4 दिनों के अंदर ही वलवला मचा और हर चीज रिवर्स हो गई, क्योंकि देर इज एन एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमने रेंटल पावर प्लांट्स के लिखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सॉवरेन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हम उनसे पीछे नहीं हट सकते, वी हैव टू ऑनर देम। पहले वो एक्सेसिव मेजरमेंट्स हो गए, फिर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ सोलर पैनल्स, जिसकी वजह से इन्होंने शुरू से नेट बिलिंग नहीं की, इन्होंने नेट मीटरिंग की, वो मसला। तो एंड अब ये हुआ है कि 400 बिलियन। अब कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ ये करें कि इन कर्जों को उतारें, या तो रिकोडेक को बेचें। अभी पीआईए को बेचा था तो बड़ी मुझे उम्मीद थी कि किसी तरह हमारे कोई सर्कुलर डेट कम हो जाएगा, लेकिन वो भी पैसे न्यूज के हिसाब से कहीं और जगह पे लग रहे हैं। तो जब तक हम किसी तरह लमसम पैसा इकट्ठा करके इन पैसों को नहीं उतारेंगे, इट विल कीप ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। और अभी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन विद ईरान एंड ऑल, हमारे वैसे भी कमोडिटी मार्केट्स की प्राइसेस आर गोइंग टू स्पाइक। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो कर्ज का हिस्सा है दैट इज ड्यू टू कमोडिटी प्राइसिंग। और जो हमारी इन्फ्लेशन कम गई थी दैट वाज आल्सो ड्यू टू द बेनिफिट ऑफ पेट्रोल प्राइसेस एंड ऑयल प्राइसेस गोइंग डाउन। तो अब हम जो है एक टर्बुलेंट सिचुएशन में लोकली नेशनली भी आ गए हैं और एक ग्लोबली, क्योंकि चैलेंजिंग सिचुएशन है उसकी वजह से भी आ गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यही चीज़ ज़रा मैं इस पर थोड़ी और डिटेल, क्योंकि हमने इंडस्ट्री पर भी आज डिस्कशन करनी है। शेख इब्राहिम साहब, यही चीज़ नेट मीटरिंग का मामला आपके सामने, बार बार सोलर के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ आ रही हैं,
इधर जो नुकसान कर रही हैं बिजली की तकसीमकार कंपनीज, जिनकी वजह से मैं आप सारे मिलके ये भर रहे हैं और कैपेसिटी चार्जेस की मद में अपने आईपीपीज को पैसे देने होते हैं, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो तो ये सोच रही थी कि हम इंडस्ट्री को भी सोलर की तरफ या कुछ हिस्सा उसका सोलर पे ले जाएं, चीज़ें बेहतर होंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट इफेक्टिव होगी। ये तो होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। असल में मैं ये समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। पहले उन्होंने साल 2 साल के में लोगों को मोटिवेट किया कि आप सोलर पे चले जाएं। लोग जब सोलर पे चले गए तो अब वो उनको डिस्करेज कर रहे हैं। ये इनकी अपनी कन्फ्यूजन है, इनके पास खुद से कोई कांस्टेंट पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। लेकिन अब आप देखें कि जो बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट खास तौर पे इतनी बुरी तरह फंस गया है कि उसको अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए चार पहले वो बावडा से कनेक्शन ले, फिर वो जैनसेट स्टैंड बाई पे लेके जाए, फिर वो दूसरे अब सोलर पे चला गया तो 3 से 4 उसको एनर्जी के सोर्सेज ही डेवलप करने पड़ जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन भी है। ना सिर्फ ये कि ये लॉसेस इधर देने पड़ते हैं, ये उसके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन भी पैदा हो जाता है। अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे इन्होंने पिछले दिनों अभी ये एक रिपोर्ट पर पढ़ा था, उस पर हाइड्रल को जो है वो मजीद कम करने का प्लान बना लिया है कि हम और इसको ये जो हमारा डेफिसिट है इसको रोकने की खातिर जो कि जी हम ये पावर जनरेशन कंपनीज जो हैं उनसे ज़्यादा बिजली लें और हम हाइड्रल कम बनाएं, तो इससे कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ के आएगी और ये जो सर्कुलर डेट है ये और इंक्रीज हो जाएगा इनका, क्योंकि लोगों से तो इन्होंने बिजली का रेट नहीं अभी इस तरह से बढ़ा पाएंगे जितना इनका वैसे कॉस्ट बढ़ जानी है। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई ऐसी ड्यूरेबल पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि जो ये सारी चीज़ें मैनेज कर सके। और ऐसा इस वक्त सामने ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैडम ने कहा कि खर्चा जो था वो पीआईए से जो आगे पैसे आने थे वो उसके और तरीके हैं, और इनके जो दूसरे अदर एक्सपेंसेस हैं वो गरीब हद तक बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से पैसा जो है वो आ तो रहा है, मुल्क की मईशत दबाव का शिकार होने के बावजूद इनको टैक्स की कलेक्शंस भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, टैक्स की रेशियो भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन ये अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से ये भी एक मामला है। आपने बड़ा अच्छा सर एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर जरा मजीद बात भी करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे राजा अमीर इकबाल साहब, प्लीज़ ये जो सोलर पॉलिसी या जो हमारा सर्कुलर डेट है, ये चीज़ें आप लोगों के लिए भी बड़ी परेशान कौन है? जाहिर है जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, वो भी अब परेशान हो रही है। अरसलान साहब, पहली तो बात यह है कि नलायकी है रियासत की, हुकूमत की, पॉलिसी बनाने वालों की, आईपीपीज़ को लाने वालों की, और ये सारे चेहरे आज भी मौजूद हैं। ये नहीं कि चेहरे कोई तब्दील हो गए। वही मिनिस्टर साहब थे जिन्होंने सोलर की पॉलिसी दी थी, आज भी वही मिनिस्टर हैं। कहने का मकसद ये है कि आयमा ने कहा कि ये अमीर लोगों ने लगाई, ऐसी बात नहीं है। 4.25 लाख लोग हैं जिन्होंने पिछली पॉलिसी के मुताबिक साइन किए हुए हैं एग्रीमेंट, 4.25 लाख। आईपीपीज़ में कितनी कंपनीज हैं? 65-70 कंपनीज। उनके साथ जब आपने एक एग्रीमेंट ऐसा किया कि चाहे आप बिजली बनाएं ना बनाएं, आपने ये इतना ही फिक्स्ड कॉस्ट उनको देनी है, और जब आप उठा के उनके पीछे देखेंगे कि कौन ऑनर्स हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो इसलिए वो अगर 60-70 या 200 फैमिलीज़ बहुत अहमियत रखती हैं, तो 4.25 लाख पाकिस्तान का जो जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवाया कंज्यूमर है, वो मेरे मुताबिक बहुत बड़ी अहमियत रखता है, बिकॉज वो पाकिस्तानी है। ये नलायकी, इनएफिशिएंसी और ना जानना कि कल क्या होगा, ये एक आम शहरी पे इसकी आप ब्लेम नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते। और अच्छा, ये वो लोग जिन्होंने जी बिल्कुल मैं बताता हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ सर। चैम्बर्स में जब ये पॉलिसी मेकर्स के साथ डिस्कशन होती है, जितनी बात की जाती है या हम उनके पास जाते हैं, तो वो मानते ज़रूर हैं कि ठीक है, लेकिन एक वेस्टेड इंटरेस्ट है यहाँ पर, एक नेक्सस है ऐसा कि जिस वक्त वो पॉलिसी बन के आती है, इवॉल्व होकर आती है, तो मैं माजरत से कहूँगा, क्योंकि आपकी बात असल बात है, प्रोग्राम अरसलान साहब आपका ऐसा है, तो जब तक हम ये वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं ख़त्म करेंगे तो इस किस्म की पॉलिसीज़ बनेंगी। देखिए सीएनजी लगा यहाँ पे आपके सामने, हुकूमत ने लगवाया था, आज ख़त्म हो गया। आज आप सोलर को ख़त्म कर दें, कल आपकी लिथियम बैटरीज आ जाएंगी। अच्छा, चाइना इतना वैसे आया, गाड़ियों में आ गया तो घरों की गैस चलेगी, सही बात है, जो भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपके सामने अब लिथियम बैटरीज आएंगी। चाइना बहुत एडवांस जा रहा है टेक्नोलॉजी में,
लोग सारे होना पता है क्या आपके साथ एट द एंड वो बैटरीज पे शिफ्ट होना होके अपने पावर प्लांट्स पीटीसीएल वाला काम होना है कि आप हम जब छोटे थे तो देखते थे दादा ने एप्लीकेशन दी पोते को, उन्होंने टेलीफोन दिया, कनेक्शन दिया, ठीक है। आज पीटीसीएल का कंसेप्ट ही नहीं है लोगों को, दफ्तरों में चले जाएं, घरों में चले जाएं, मोबाइल्स हैं। तो अगर ये हुकूमत ने अकल के नाखून ना लिए तो अगले 3 से 4 साल बाद शायद कंज्यूमर ही ना मिले आपको। और ये क्यों लगाया गया, इतना क्या वजह थी, ये उन लोगों से पूछें, लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आज भी मौजूद हैं। अच्छा चलिए सर, अब आते हैं हम इस पे। इंडस्ट्री के लिए आईमा कॉस्ट इफेक्टिवनेस एक बहुत बड़ा मसला है। अभी हमने देखा कि बहुत एक राइज आया, बूम आया स्टॉक मार्केट में। आज हम 5400 पॉइंट्स का एक एक दिन में डिप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का। वो हमें भी समझ आती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अकेली स्टॉक मार्केट कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है। अब हम जब इंडस्ट्री की बात करते हैं, हमने क्यों कोशिश नहीं कर पाए आपकी नज़र में कि हम एसएमई सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको कोई इतना मजबूत कर दें जैसे जापान, जर्मनी, इन ममालिक की तो बड़ी इकोनॉमी बेस्ड ही छोटी इंडस्ट्री में करती है। आपका बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। हमें हर बंदे को एज अ पाकिस्तानी इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये सवाल करना चाहिए कि हम जापान और जर्मनी जैसे नहीं रहे। बट मैं आपको इसका जवाब एंड में दूंगी। स्टार्ट हम यहाँ करते हैं। माई फेलो स्पीकर रेज्ड अ वेरी गुड पॉइंट अबाउट लिथियम बैटरीज एंड आई वांट टू रेज के सिंस ये नेट मीटरिंग, नेट बिलिंग की बात आई है, 3 बहुत बड़ी कंपनीज का ऑलरेडी चल रहा है पेपर वर्क विद चाइना टू ब्रिंग लिथियम बैटरीज इन पाकिस्तान। एंड वेरी सून ये होगा कि हमारे बहुत सारे घर पाकिस्तान में ऑफ ग्रिड जाना शुरू हो जाएंगे। एंड ऑफ ग्रिड का मतलब ये है कि ना उनको गैस की जरूरत पड़ेगी और ना ही बिजली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा नहीं करी कि आप अपने कंज्यूमर को बचा सकें। द थिंग इज, अभी भी जो कैपेसिटी चार्ज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज है, वो डिसप्रोपोर्शनेटली कंज्यूमर के ऊपर गिर रहा है। गरीब कंज्यूमर और मिडिल क्लास, क्योंकि सबसे ज्यादा वही हैं, सैडली उनको सबसे ज्यादा इसका पैसे देने पड़ रहे हैं। तो लिथियम बैटरीज आर द नेक्स्ट थिंग। उसमें ये होगा कि नेट बिलिंग से, ये भी बता दें तो नेट बिलिंग से ऐसे जान छुट जाएगी कि जो एक्सेस प्रोडक्शन होगी लिथियम बैटरीज उसको 3-3 महीने तक बिजली आपकी घर में ही स्टोर हुआ करेगी। तो जब आपकी बिजली सोलर सेल से प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो आपकी लिथियम बैटरीज में जो स्टोरेज है उससे आपका काम चल जाया करेगा और आपको ना बिल देने की जरूरत पड़ेगी और आपको वो लिथियम बैटरीज आपकी सारी सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक केयर करेंगी। अब नेक्स्ट थिंग आई एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके बारे में मैं कई प्रोग्राम्स में और आपके प्रोग्राम में भी बात कर चुकी हूँ। लास्ट ईयर जब बहुत ज्यादा टैरिफ वॉर चल रही थी यूएस और इंडिया के दरमियान, तो पाकिस्तान के लिए दैट वाज अ प्राइम टाइम के वो हम उन अमेरिका को जो सप्लाई इंडिया से जा रही थी कपड़ों की, वाइट लट्ठे की, कॉटन की, वो हम लेते। डेटा सर्विसेज प्रोवाइड हम करते। पाकिस्तान में एक से एक काबिल और लाइक डेटा साइंटिस्ट और प्रोग्रामर्स बैठे हुए हैं, बट वी कुड नॉट प्रोवाइड देम विद द सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया के साथ उनकी सिक्योरिटी पाइपलाइंस हैं। पाकिस्तान में वो सिक्योरिटी पाइपलाइंस नहीं है टू प्रोवाइड एंड टू वर्क ऑन ऑफ शोर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो हम वो नहीं कर सके। तीसरी बात, ये सिक्योरिटी के साथ साथ ना बिजली की सप्लाई पूरी है, क्योंकि एक बहुत काबिल लाइक प्रोग्रामर अगर किसी मतलब इतने फ्लुएंट घराने से नहीं है, उनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ वो बैठ के काम कर सके, तो हमारे पास, आप मुझे बताएं कौन से हमारे पास क्लाउड वर्किंग ऑफिसेज हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स या इस तरह के लोग काम कर सकते हैं? एक भी ऐसी चीज नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी है कि हमको डाटा सेंटर्स बनाए, बिकॉज वी हैव गुड इन्फ्लक्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामर्स इन पाकिस्तान। तो हम डेटा सेंटर्स पे कोई काम नहीं करें तो हम ये किस तरह कर सकते हैं? अगली बात है कि इंडस्ट्री की, आज तक हम अपनी कॉटन इंडस्ट्री को इन्फेंट इंडस्ट्री लेते हैं, whereas it's not an infant industry anyway। और हमने कॉटन की फसल ही श्रिंक हो रही है आइमा, कॉटन की फसल श्रिंक हो गई है हमारी। एग्जैक्टली वो इसी वजह से हुई है, हमारी कम अकली की, हमने सही प्लानिंग नहीं की। हमने इतना ज्यादा ग्रे स्ट्रक्चर हाउसिंग को एक्सपैंड किया है कि हमारा वाटर टेबल नीचे चला गया है, हमारे लैंड में सैलिनिटी आ गई है। तो ये तो हो गए प्रॉब्लम्स। अब आपने पूछा कि हम जापान और जर्मनी की तरह क्यों नहीं है। हम जापान और जर्मनी की तरह इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपने कायदे की बातों के 3 उन्होंने हमें कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ना हमें यूनिटी है क्योंकि हम अभी भी अपने आप को प्रोविंसेस पे सेग्रीगेट करते हैं, लैंग्वेज पे करते हैं। ना हमें फेथ है क्योंकि हमें क्विक रिटर्न चाहिए। देखे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए और उसके अंदर शॉर्ट टर्म गोल पोस्ट होने चाहिए कि हाँ जी हमने ये अचीव कर लिया है। हमारी गवर्नमेंट्स बदलती हैं तो हम दूसरी गवर्नमेंट को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। हमारी गवर्नमेंट
का कोई लॉन्ग टर्म नहीं है। तीसरी बात, डिसिप्लिन होना चाहिए हमारे बच्चों में, हमारी यूथ में, हमारे बड़ों में, जो एक रोल मॉडल बने। आपने अगर डिसिप्लिन देखना है तो हम एक कचहरी चौक का जो इशारा है उस पर ही हम देख सकते हैं कि कितनी हमारे अंदर डिसिप्लिन है। कोई डिसिप्लिन नहीं है। जापानीज लोग, जापान आप गए ही होंगे तो आपने वहां के लोगों का डिसिप्लिन, उनकी पोलाइटनेस, उनका अच्छा, आप पेशेंस हैं देखा यूके, है। नज़र आपने सारी रखी हुई है पाकिस्तान पे आए वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये, जर्मन्स आर वेरी वेरी पेशेंट लोग हैं, और सबसे ज्यादा सेविंग रेट पूरे कॉन्टिनेंट में जर्मनी का है। जब तक आप सेविंग नहीं करेंगे और आपको सेविंग के बदले में ठोस रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो आप कुछ बन यस, नहीं सकते। द असल में प्रॉब्लम गवर्नमेंट यहाँ ये है कि रिटर्न्स का बड़ा मामला है। मैं टैक्स भर देता हूँ, उसके ऊपर जो इजाफी टैक्स होता है रिटर्न के लिए भी भर दूँ। मुझे तो नहीं कभी मिला, पता नहीं बाकी किसी को मिला हो तो बड़ा खुशकिस्मत होगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। शेख इब्राहिम साहब, और सर जो जर्मनी अभी की हम 3 लोग बात कर रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूँगी छोटी इंडस्ट्री क्यों पनप नहीं पा रही पाकिस्तान में? चंद ऐसी कोई रीजन जो आपकी नज़र में हो। सर सबसे पहले तो एक एनर्जी कॉस्ट है जो हमने पहले डिस्कस की, और दूसरा ये है कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा इदारा मुझे नज़र नहीं आता जो लोगों को मोटिवेट कर सके। इवन कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, वो भी हमारे कुछ ऐसे चीज़ों की तरफ नहीं तवज्जो देते। वो कैरियर बिल्डिंग में नहीं लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते कि जी आप पढ़ के नौकरी करने की बजाय अपने स्टार्टअप्स की तरफ जाएं। इसीलिए हमारे पास नए बिजनेसेस भी नहीं आ रहे। लोग वैसे ही इस वक्त ज़हनी तौर पे थोड़े से मायूस कह लें, या आप कह लें कि वो स्टक हैं। उन्हें उम्मीद की जो रोशनी है वो नहीं है। और सर जहाँ फाइनेंसिंग सेविंग्स की सपोर्ट ही बात नहीं है, है, कर्जा लेना इतना जी मुश्किल है इब्राहिम साहब। जी, यही बात मैं करने लगा था कि जहां तक अब अगली बात ये है कि हमारे पास लोग सेविंग की तरफ कैसे जा सकते हैं कि सारी जिंदगी उनकी गुजर जाती है, वो जो कमाते हैं। इस वक्त अभी फूड पे पिछले 2 साल में पाकिस्तान में 8% की कमी हुई है एक्सपेंस की, और जो यूटिलिटीज हैं रोजमर्रा की, उनमें तकरीबन कोई 15% के करीब इजाफा हो गया है। यानी कि ये लोगों ने खाना खाना कम कर दिया है, उनकी खुराक का एक्सपेंस कम करना पड़ गया है, यूटिलिटीज का एक्सपेंस बढ़ गया। तो ये इसका ये मतलब है कि जो महंगाई हो भी रही है वो अननेसेसरी चीज़ों में, और या ऐसी भी हो रही है जो उनकी सेहत पे नहीं लग रहा या उनकी जान पे नहीं लग रहा। उन्हें बिजली की कॉस्ट देनी पड़ रही है या और किसी चीज़ों पे कॉस्टिंग में उनकी जाना पड़ा। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इसके बाद सेविंग्स या आपका कोई कारोबार करना किसी का कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिसके पास पैसे ही नहीं होंगे वो किसी भी तरह का बिजनेस नहीं इनिशिएट कर सकता। बैंक्स के लिए जब आप जाते हैं, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने कोई ये दी थी स्कीम जो कि जी आप इतने लाख तक ये लोन ले सकते हैं इंटरेस्ट फ्री और जो भी, तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आम इंसान फुलफिल ही नहीं कर सकता। उसके पास ग्रंटर नहीं है, या उसके पास इतना पहले से बिजनेस या इतना बड़ा उसका सेटअप ही नहीं है कि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी उतर सके। वो कितने करोड़ का उसका उन्होंने टर्नओवर मांगा हुआ है। तो ये एक इस तरह की पॉलिसीज हैं जो कवर अप करती हैं, रियलिटी बेस्ड नहीं है। गवर्नमेंट को रियलिटी बेस्ड ज़मीन के हकायक के मुताबिक पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। इसमें चैम्बर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन चैम्बर्स भी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली लाहौर में चैम्बर जो है वो 42-40 हज़ार मेंबर्स पे चला गया। अब 40 हज़ार मेंबर्स में से कितने एस्टेब्लिश बिजनेसमैन होंगे या कितने लोग हैं? लोग आ रहे हैं चैम्बर्स की तरफ, देखे कि शायद हमारी मुश्किलात हल करने के लिए यहाँ से कुछ हमें हासिल हो जाए, लेकिन चैम्बर्स को अब गवर्नमेंट सुनती ज़रूर है, उनसे प्रपोजल ज़रूर लेती है, लेकिन जब फाइनल डिसीजंस आते हैं तो वो एक चैम्बर से दिए हुए पेपर्स जो हैं वो रद्दी के अलावा कुछ शामिल नहीं आता उनका, कि वो रद्दी की कागज़ों में तब्दील हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा राजा अमीर इकबाल साहब, ये जो छोटे बिजनेस की मैं बात कर रहा था, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्लीज़ उस पर ऐड अप करें, ये जो हाई रेंटल वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ, तबाही फेर दी है। जिसका जो दिल करता है वो रेंट मांग लेता है। घरों के रेंट हैं तो वो अनबेयरेबल है, कोई पूछने वाला नहीं, इसके बारे में पता नहीं क्या कानून साजी। दुकानों के रेंट हो, या फिर आपने कोई गोडाउन लेना हो, या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ जगह लेनी हो, हाई रेंटल वैल्यूज़ ये एक अलग प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल सपोर्ट एक अलग प्रॉब्लम है। मुश्किल कर्जे की शराइत एक अलग प्रॉब्लम है। देखिए, डिमांड सप्लाई का मामला है मेन, लेकिन हकीकत और सच ये है कि अभी आप मेरे साथ चलिए बहरिया टाउन फ़ेज़ 1 से लेके 8 पिंडी चलें, मरी रोड चलें, ब्लू एरिया चलें, यहाँ पर आप किसी जगह भी चले जाएं, DHS चले जाएं, आप
तो आपको आधी बिल्डिंग्स खाली मिलेंगी। सिर्फ रेंटल वैल्यू वो ऐसा भी मामला नहीं है, वो खाली पड़ी हैं लोगों के पास। एक्चुअली पाकिस्तान में तो हो सर रहा उसका पता है रेंट कि इतना ज्यादा नहीं, मांग रेंट लेते हैं, मैं लोग वही लेते भी नहीं है। बता रहा हूँ, लोग मांगते ज़रूर हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो वक़्त अब चला गया है। रियल स्टेट का जो बूम था पिछले 2-2.5 साल से इतना नीचे आ गया बिल्कुल है ठीक है। कि उसकी इतनी ड्रम बीटिंग हुई है और वही लोगों के जहन में पड़ा हुआ है पिछली बार। लेकिन हकीकत और सच यही है कि आप ब्लू एरिया जैसी जगह को जाके देखें तो आपको खाली मिलेगी बहुत सी जगह। लेकिन हाँ, जहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं, मल्टीनेशनल्स आई हैं या कोई बड़ी कंपनीज आ गई हैं, उन्होंने ले ली कोई जगह, तो वो एक रेंट वैल्यू तय हो गई कि ये इतने का गया है, तो वो उससे नीचे कोई देने को नहीं तैयार है, वो उसको होल्ड करके रखेगा। लेकिन सच और हकीकत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान से जितनी बड़ी कंपनीज मल्टीनेशनल गई हैं, वो एक बेसिक वजह से गई हैं कि पाकिस्तान की परचेजिंग पावर पैरिटी वो नीचे आ रही है। जब आपकी गुर्बत बढ़ती है तो उस मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो निकलना शुरू कर देती हैं। तो ये हकीकत और सच ये है कि जब तक आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी इम्प्रूव नहीं होगी, और अब तो आपके सामने हुकूमत ने एक्सेप्ट भी कर लिया, एहसन साहब जो हैं उन्होंने, मिनिस्टर साहब ने 3-4 दिन पहले खुद ये माना कि 22% गुर्बत थी 2018 में, और वो बढ़ के इस वक्त वो 29% पे चली गई है। अगर उसको आप रियल टर्म में लें तो आप 100 मिलियन को टच कर रहे हैं। सो 250 इक्वली मिलियन में अनएम्प्लॉयमेंट से, बढ़ रही हाँ है जाहिर नहीं, है। मैं मतलब है हाँ पॉपुलेशन वो तब आप कितनी उसका थी, अगर शरह देखे ना, निकालें तो नहीं वो शरह नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ पॉपुलेशन जो 2018 की थी उसका 22% लें, और जो पॉपुलेशन आज है उसका 29% लें, तो 100 मिलियन पॉवर्टी लाइन से नीचे हुकूमत खुद मान रही है। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं वो उसको इससे थोड़ा ऊपर बताते हैं। ठीक। तो इन हालात में आप मुझे बताइए कि सिवाय आपको चंद जगहों पे, ये कई लोगों के जहनों में है कि जी के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर टाइम नहीं मिलता है, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर 1 लाख लोग पाकिस्तान में 3-4 बड़े शहर हैं, उसमें 1 लाख लोग जिन बहुत फिल्दी रिच हैं, अगर उनके बच्चे गाड़ियाँ लेके शाम को निकल चलें तो आपको बताएं ब्लू एरिया में, सुपर जिना में, आप पिंडी बैंक रोड पे चले जाएं, कहीं बड़ी जितनी 2-4-6-10 जगह आपकी यहाँ पर आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि गाड़ियाँ तो हैं लोगों। लेकिन इसका ये कहना नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी ओवरऑल खुशहाल है। लोग गरीब हो रहे हैं, चंद लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज़्यादा आया है, कैसे आया है, क्या हुआ है, वो एक डिबेटेबल बात है। लेकिन हकीकत यह है कि ये तरक्की तब कामयाब होगी जब एक आम आदमी की जो रोज़गार है उसमें बेहतरी आएगी और एक आपकी परचेजिंग पावर बेहतर होगी। टैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा, देखें जब आप 60%, 59% कहते हैं आप दे दें तो कौन काम करेगा, आप बताइए मुझे। आप मुझे ये बताएं कि मैं एक इंडस्ट्री भी चलाता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, मैं यानी 3-4 किस्म के कारोबार करता हूँ। मैं यकीन करें इस वक्त पिछले 3-4 साल में ये हालत हुई है कि हमारे मार्केट में भी पैसे ब्लॉक हैं, टैक्सेस भी आप हर साल दे रहे हैं ज़्यादा, एम्प्लॉयमेंट भी आप कम कर रहे हैं, मार्केट का शेयर भी आपका कम हो रहा है क्योंकि इतनी परचेजिंग नहीं है लोगों की। तो आप ये बताएं मुझे कि आप कितना सस्टेन करेंगे और नया बिजनेस कैसे लगाएंगे आप। अच्छा आयमा, कंज्यूमर मार्केट से हमारी कंजम्पशन भी अब टूटती जा रही है, कंजम्पशन पावर खत्म हो रही है। और ठीक कहा अभी ये इन्होंने अच्छा पॉइंट उठाया कि हम तो कंज्यूमर मार्केट से सबसे ज़्यादा खरीदते थे चीज़ें, अब वो भी ख़त्म हो रही है। फिर दूसरी तरफ आम आदमी, उसके लिए जो मैंने हाई रेंटल वैल्यूज़ और बाकी चीज़ों में बात, कारोबार का तो सोचना दरकिनार, यहाँ नौकरियों के लिए मुश्किलात पड़ गई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी। हम इसको बेहतर कैसे चले, मुश्किल तो है, क्या बेहतरी की कोई 2-4 पॉइंटर्स पे पॉलिसी है ऐसी जो हम सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं? मुझे तो उसमें भी कुछ नहीं ऐसा दिखाई देता। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि बंदा, आई मीन आई डोंट नो किस किस्म का स्ट्रेस है पाकिस्तान के लिए। देखें द थिंग इज कि ये जो पॉवर्टी की बात हो रही है आजकल बहुत ज्यादा, देयर इज अ लॉट ऑफ यू एंड क्राई अबाउट पॉवर्टी, तो मैं बिल्कुल इस गवर्नमेंट पे इतनी ज्यादा हैरान हूँ। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि इसमें बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट नहीं है, बहुत काबिल इकोनॉमिस्ट हैं हु आर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हु आर अ पार्ट ऑफ द पार्टी, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने जो पॉवर्टी लाइन ड्रॉ की है वो 8,480 या 85 पे ड्रॉ की है। 8,485 रुपीज अगर पर मंथ एक फैमिली ले रही है तो दे आर नॉट पुअर,
उससे कम ले रहे हैं तो वो पुअर है। आप मुझे बताएं, फैमिली अगर 8,500 लगभग अप्रोक्सीमेटली कमा रहे हैं तो वो किस तरह एक महीना अपना गुजारते होंगे। और पाकिस्तान में एवरेज फैमिली साइज है 5 पीपल, 2 बड़े और 3 बच्चे। तो इसका मतलब इट ब्रिंग्स डाउन टू 50 रुपीज अ डे। 50 रुपीज अ डे अगर आप कमा रहे हैं, अगर ये सीएम साहिबा से या पीएम से पूछा जाए कि आपको अगर 50 रुपए रोज दिए जाएं तो आप अपनी फैमिली को किस तरह सस्टेन करेंगे, तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए एक काबिल शर्म और काबिल तफक्कुर सवाल है कि आप किस तरह गुजारा करेंगे। ठीक हो ठीक है। गया। और ये जो 29 to 30% पावर्टी है, एब्सोल्यूट नंबर्स में इट इज अराउंड 3 to 4 मिलियन पीपल इन एडिशन टू द वंस हु आर ऑलरेडी पुअर। हम अगर 4-5 पॉलिसीज बनाएं तो हम सबसे पहली पॉलिसी तो ये बनाएं कि जो करप्शन करे उसको हम सबके सामने एक पब्लिक सेंटेंस दें ताकि बाकियों के लिए इबरतनाक सजा हो और वो करप्शन ना करें। तो ये है पहला तो हमने ये करना है, क्योंकि हमारे करप्शन, ब्राइबरी, हमारे जो सिस्टम्स है जिसको गवर्नेंस कहते हैं, अगर आप इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान की स्टडी करें, जी, मैंने किसी भी आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड बड़ी बैंक डिटेल का, पढ़ी, आपने ठीक कहा, बिल्कुल वो बड़ी डिटेल ठीक पढ़ी है, मैंने। गवर्नेंस सबसे पहले हम अपनी गवर्नेंस ठीक करें, सेकंड हम अपना एजुकेशन ठीक करें, थर्ड हम अपने मुल्क में ज़राए आमदन करें। और उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बड़ी लंबी डिस्कशन है, उसके ऊपर हम पूरा दिन लगा सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले तो एक बेहतरीन चीज़ ये करें कि हम एक्सपोर्ट अपनी उन चीज़ों की स्टार्ट करें जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या बेस कॉस्ट कम है। फॉर एग्जांपल आईटी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, डेटा सेंटर्स हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अगर हम ये 3 चीज़ें करें तो हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा। फोर्थ चीज़ जो हमें आईएमएफ ने कर्जा देते हुए भी कही थी कि हमारे गवर्नमेंट का साइज और एक्सपेंडिचर कम होगा। आई थिंक इस वक्त ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि कितनी गाड़ियां गवर्नमेंट खरीद रही है ब्यूरोक्रेट्स के लिए, कितने जहाज खरीदे जा रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जो ठीक बात है। बाल बाल कर्जे में जकड़ा हो, वो ये चीजें उनको ये जेब नहीं देती। दैट्स ठीक हो गया। इब्राहिम साहब, शेख इब्राहिम साहब, प्लीज लास्टली कुछ इस पे कहना चाहें, जो हमारे अभी इस वक्त के मसाइल, इसमें बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए, इसमें मेरी नज़र में तो सबसे बड़ी बेहतरी की जो गुंजाइश है वो यही है कि जब आप किसी इदारे को भी देखते हैं, किसी घर को भी देखते हैं, तो उसको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को कर्टेल करना पड़ता है, तभी वो उसकी मूवमेंट जो है वो ठीक हो सकती है, नहीं तो वो बर्बादी ही बर्बादी है। दूसरा ये जो अभी मैडम ने भी पॉइंट आउट किया, ये एक टेरिबल बात है कि 8,500 रुपये पे आप कह रहे हैं कि जी प्रायोरिटी लेवल शुरू होता है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को $4.10 पे कंसिडर करते हैं, जो 35,000 रुपये बनता है। पाकिस्तान में जितनी बुरे तरीके से वसाइल का इस वक्त बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, जो चीज़ मैंने पहले भी कही है कि हमें इस वक्त ज़रूरत ये है, अभी आज की खबर है कि पंजाब गवर्नमेंट तकरीबन 130 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद रही है, जो 4 करोड़ रुपए मालियत से ऊपर की गाड़ी है, 5 करोड़ रुपए के करीब। तो ये पैसा जो है ये डेड हो जाएगा। इसको किसी ना किसी ऐसे तरीके से खर्च करना चाहिए कि इससे लोगों के लिए कोई बेहतरी की तरफ जाया जा सके। सही मेरी बात है सर, अपनी एक ये एक बड़ी अहम बात आपने की, ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंस है, वक्त की बड़ी कमी। बहुत शुक्रिया शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब, राजा अमीर इकबाल साहब, डॉक्टर आयमा मेहदी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते पीर के रोज़ होगी फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।